आज की आबो हवा हमारे आने वाली पीढ़ियों की सांसें हैं, लेकिन हम जितनी हदें अपनी पार करते जा रहे हैं उतनी ही उन सांसों की तकलीफ़ें बढ़ाते जा रहे हैं। आज हम उस मुहाने पर हैं कि हवा में घुला ये जहर केवल संकट या समस्या नहीं है, बल्कि एक आपदा के रूप में हमारे सामने खड़ा है। और जिसमें हम जिस तरह से घुट रहे हैं उसने हमारी सोच को भी इतना संकुचित कर दिया है कि हम ये नहीं सोच पा रहे कि इसका हमारी सेहत पर क्या असर है, अर्थव्यवस्था पर क्या असर है और उससे निकलने का हमारे पास रास्ता क्या है। तो धरातल में बात आज एयर पोल्यूशन की। हमें क्या लगता है कि हमारी सेहत के लिए सबसे खतरनाक क्या है? बीपी, कार्डियक डिजीजेस, टबैको से होने वाले जो नुकसान हैं वो, खान पान की दिक्कतें या कुपोषण, ये सारी बीमारियां ऐसी हैं जो कि हमारे लिए खतरे की घंटी हैं। लेकिन आपको हैरानी होगी ये जानकर कि इन सारी बीमारियों की जड़ में है एयर पोल्यूशन। तो हमारे आसपास जो सबसे ज़्यादा जानलेवा है वो है एयर पोल्यूशन। दिल्ली की बिगड़ी हवा की चर्चा तो हम अक्सर सुनते हैं, खबरों में ये बात रहती ही है, लेकिन भारत के शहर हैं, गांव हैं, कस्बे हैं, ऐसा कोई भी इलाका नहीं बचा है जहां पर जहरीली हवा की चपेट में ये इलाके ना हों। कि सांस की तकलीफ़ें जो हम घरों में देख रहे हैं, बुज़ुर्गों में, बच्चों में, सब पर उसका असर देख रहे हैं। भारत में एयर पोल्यूशन से हर साल 21 लाख लोग मारे जाते हैं। ये आंकड़ा 2021 का आंकड़ा है, लेकिन हर साल का आंकड़ा भी हम देखें तो इसके आसपास ही हमें दिखाई देगा कि एयर पोल्यूशन से डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट होने वाले जो लोग हैं वो बहुत बड़ी संख्या में हैं और वो तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। डेलबर्ग और CII की एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें कि सांसों में जो जा रही जहरीली हवा है उसकी जो हमें कीमत चुकानी पड़ रही है उसके बारे में उन्होंने बताया कि GDP का 3% हर साल हम खोते हैं सिर्फ इस वजह से, क्योंकि जब बीमारी की चपेट में आता है कोई भी परिवार, कोई सदस्य परिवार का, तो इलाज पर खर्चा होता है, उसकी एफिशिएंसी जो होती है, काम करने की क्षमता कम होती है और उसके साथ ही जो कमाई है उसमें कमी आती है, परिवार घर की कमाई में। देश दुनिया भर के कई हिस्सों में जाकर बहुत सारे समुदायों से मिलकर और हज़ारों इंटरव्यूज़ करके अनिरुद्ध कृष्णा की एक किताब है जो उन्होंने लिखी, वन इलनेस अवे, और उसमें जो अचानक आई बीमारी की चपेट में जब कोई परिवार आता है तो कैसे गरीबी के गर्त में धकेला जाता है, ये पूरी दुनिया की हकीकत जो है वो उन्होंने इस किताब के ज़रिए सबके सामने रखी। और इसीलिए हमें लगता है कि एयर पोल्यूशन का जो इशू है इसको ठीक से समझे जाने की ज़रूरत है। इसके सारे जो आयाम हैं, सारे एस्पेक्ट्स हैं, उसको उस पर्सपेक्टिव से समझा जाना चाहिए। एयर पोल्यूशन को दो नज़रिए से अगर हम देखें कि एक तो जो सड़कों पर जो धुआं उड़ाती गाड़ियां हैं, दौड़ती हुई गाड़ियां हैं, उनसे जो पोल्यूशन होता है, इंडस्ट्रीज से जो पोल्यूशन होता है, कंस्ट्रक्शन साइट से जो उड़ती हुई धूल होती है, मिट्टी होती है, उससे पोल्यूशन होता है, फसलें जब कटती हैं तो पराली जो जलाई जाती है उससे जो पोल्यूशन होता है, ये सब बाहर के पोल्यूशन है, घर के बाहर के जो हमारे एम्बियंस में इर्द गिर्द हैं, तो इसे एम्बियंट पोल्यूशन कहते हैं। और जो दूसरा तरह का पोल्यूशन है वो है हाउस होल्ड पोल्यूशन। तो घर में जो ईंधन, पारंपरिक ईंधन का जो इस्तेमाल करने वाले घर हैं, चूल्हा जहाँ जलता है, अंगीठी जलती है, कोयला जलता है, लकड़ी ईंधन के रूप में काम में ली जाती है, गोबर काम में लिया जाता है, उससे जो पोल्यूशन होता है वो हाउस होल्ड पोल्यूशन है। तो इस तरह से दो तरह से एयर पोल्यूशन को हमने देखने की कोशिश जो है वो रिपोर्ट्स करती रही हैं। एम्बियंट पोल्यूशन पे काम करना थोड़ा सा एक स्ट्रेटेजिक मामला है, रणनीति तौर पर थोड़ा सा मेहनत का काम है, ज़्यादा बड़ा काम है, जबकि घर के अंदर का जो पोल्यूशन है उसको एड्रेस करना बहुत आसान है, क्योंकि हमें मालूम है कि कहाँ उसका सोर्स है, कहाँ से वो पैदा हो रहा है और उसका समाधान क्या है। तो LPG गैस का जो जिस तरह से बहुत बात हुई पिछले सालों में, उसको बढ़ा चढ़ाकर लोगों तक पहुँचाई गई ये बात, तो लोगों ने उसको स्वीकार भी किया और प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना के ज़रिए भी गैस कनेक्शन जो है पूरे भारत भर में घर घर में दिए गए। तो सरकारी आंकड़ा ये कहता है कि 95% जो हाउस होल्ड्स हैं वहाँ तक LPG का कनेक्शन पहुँचा है। हालांकि धरातल पर जो इन सब बातें होती हैं उसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है और आज भी बहुत सारे घर हैं, बहुत सारे परिवार हैं जहाँ पर चूल्हे का इस्तेमाल होता है गैस की बजाय। तो वहाँ पर जो पोल्यूशन है, जो घरों के भीतर का पोल्यूशन है, तो वहाँ पर अगर इसको प्रमोट किया जाए कि आप गैस का इस्तेमाल करें और जो सेहत संबंधी बीमारियां हैं उससे आप किस तरह से बच सकते हैं, इलाज का खर्चा आपका बच सकता है, आर्थिक सेहत आपकी अच्छी हो सकती है,
तो इस बात को जो है इस आबादी के बीच में ये बात करनी बहुत ज़रूरी है, थोड़ा सा जोर लगाना है और ये जो लक्ष्य है वो बहुत आसानी से हासिल हो सकता है। आप ये नक्शा देखिए और इससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि ये सिर्फ देश की राजधानी की तकलीफ नहीं है, अक्रॉस इंडिया भारत भर की जो तकलीफ है वो आपको नज़र आएगी कि जो बाहर वाला पोल्यूशन है, एम्बिएंट पोल्यूशन है, वो पूरे पश्चिम इलाके से लेकर पूर्व तक कैसे फैला हुआ है। और हाउस होल्ड पोल्यूशन की भी स्थिति अगर हम देखेंगे, मैप के थ्रू देखने की कोशिश करेंगे, तो देश के हर हिस्से में कैसे इसका कब्जा है, कैसे ये फैला हुआ है, इसका भी हमें एक इंडिकेशन मिलता है। तो सॉलिड ईंधन जो हैं, जो पारंपरिक ईंधन है, कोयले हैं, लकड़ी हैं, उस पर जो काम होता है, वो दम घोटने वाला जो धुआं है, उसके इस्तेमाल से आप देखिए कि पूरे नक्शे पर आपको बिहार, झारखंड, उड़ीसा, असम, मेघालय, ये 5 राज्य हैं जो कि सबसे ज़्यादा इसकी चपेट में हैं। और उसके बाद दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, नागालैंड और त्रिपुरा, ये हाउस होल्ड पोल्यूशन की अगर हम बात करें। और बाकी तमिलनाडु और तेलंगाना 2 ऐसे राज्य हैं जहां आपको दिखेगा कि हाउस होल्ड पोल्यूशन सबसे कम है, मिनिमम है, और यहाँ का हाल बाकी के राज्यों के मुकाबले बेहतर है। एम्बिएंट पोल्यूशन यानी जो बाहर की जो दुनिया है, घर से बाहर जब हम निकलते हैं तो वहाँ पर जो पोल्यूशन फैला हुआ है, उसके मामले में दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार सबसे बुरे हाल में नज़र आते हैं। और उसके बाद पंजाब, हरियाणा, झारखंड इसकी चपेट में है। और इस मामले में सबसे ठीक हाल जो हमें नज़र आता है वो है केरल राज्य का। देश के नक्शे से प्रदूषण का जो धुआं है, इसको छांटना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए जो मौजूदा व्यवस्थाएँ हैं उसके बारे में हमारी जानकारी होनी चाहिए। हमें मालूम होना चाहिए कि सरकारों में क्या प्रक्रियाएँ चल रही हैं और क्या इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। भारत सरकार ने 2021 में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP लॉन्च किया, जिसमें टारगेट ये रखा कि 2024 तक 20 से 30% एयर पोल्यूशन जो है वो कम करना है। 2021 में NCR रीजन के लिए भी कमिटी फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट बनाया गया। फिर 15वां फाइनेंस कमीशन जब आया तो उसने भी 10 लाख की आबादी वाले जो शहर हैं उसमें एयर पोल्यूशन कम करने के लिए बजट एलोकेट किया। राज्यों ने अपने अपने स्तर पर कार्बन एमिशन कम करने के लिए, ग्रीन ग्रोथ को बढ़ाने के लिए नियम, कायदे, कानून, वो सब प्रक्रियाएं उन्होंने अपनाई हैं। और दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज की जो बहस है उसके लिए हम सब जानते हैं कि पेरिस एग्रीमेंट हुआ, जिस पे भारत ने भी हस्ताक्षर किए। तो क्लाइमेट चेंज और ग्रीन ग्रोथ, इसके बड़े फ्रेमवर्क में एयर पोल्यूशन के मुद्दे को रखे जाने की ज़रूरत महसूस हो रही है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि हम लार्जर फ्रेम में एयर पोल्यूशन को कहीं पाएँ और वहाँ पर वो नज़र आए। नहीं तो ये प्रदूषण हमारा इतना नुकसान कर देगा कि इसकी भरपाई करना हमारे लिए नामुमकिन हो जाएगा। इस मामले को लेकर 3 बड़ी चुनौतियाँ अगर हम समझें तो एक बात तो है कि हमारे पास डेटा हो, दूसरी बात है कि निगरानी ठीक से हो, और तीसरी बात है कि जो अलग अलग विभाग हैं, एजेंसियां हैं, संस्थान हैं, प्रतिष्ठान हैं, जो भी काम कर रहे हैं इस मुद्दे पर, उनके बीच में तालमेल हो। तो ज़रूरी बात यह है कि जो प्रदूषण हो रहा है उसका सोर्स हमें पता हो कि कहाँ से है, तो हम उसको एड्रेस कर पाएँ। और इसीलिए कि जो समस्या की जड़ है उस पर हम वार करने की अपनी तैयारी जो है वो पूरी कर पाएँ, इसलिए डेटा ज़रूरी है। अब केवल दिल्ली और बड़े शहर ही नहीं है ये, कि बाकी सारे इलाके भी हैं जहाँ पर एयर क्वालिटी को मॉनिटर करना, उसकी जांच करना, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। तो नियम कायदे बने हुए हैं, लेकिन अगर सब कागजी रहेगा तो उनके होने और ना होने का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। एक नज़र अगर हम दौड़ाएं कि पेरिस समझौते को लागू करने के लिए एक अपेक्स कमेटी जो बनाई गई, AIPA, वन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो है MOEFCC, उसके तहत ये कमेटी बनी है। और क्लाइमेट को लेकर देश का जो योगदान है, यानी नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन जो है, उसके बारे में अलग अलग केंद्रीय मंत्रालयों के बीच में संवाद का काम, उनके बीच में तालमेल का काम, और UNFCCC के तले जो ग्लोबल चर्चाएं हैं उसमें देश का पक्ष रखने का ये काम करती है। और भारत ने जो लो इमिशन की जो अपनी रणनीति बनाई है उसमें भी इन बातों का ख्याल रखा गया है। लेकिन ये जो हम अपेक्स कमेटी की बात कर रहे हैं, जो पेरिस एग्रीमेंट के समझौते के तहत बनी है, इसमें केवल केंद्रीय मंत्रालय जो है उनके बीच में तालमेल की बात है, इसमें राज्यों की भागीदारी का कहीं जिक्र नहीं है। ये सुनने में अच्छा लगता है कि व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, चर्चाएं हो रही हैं, पर मज़ेदार बात यह है कि इस मामले पर इतने संस्थान, प्रतिष्ठान, एजेंसियां काम कर रही हैं कि जिनकी गिनती करने लगते हैं तो 500 के पार हमें वो आंकड़ा नज़र आता है। तो आप देखिए कि राज्य के स्तर पर जो एयर पोल्यूशन पे काम करने वाली 180
एजेंसीज हैं और केंद्रीय स्तर पर 8 संस्थान और विभाग काम कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम इनडायरेक्टली इस मुद्दे पर काम करने वाले संस्थान देखें तो उसमें राज्य में 360 और केंद्र में 8 संस्थान नज़र आते हैं। यानी कुल मिलाकर 556 संस्थान जो हैं वो इस मुद्दे से सीधा सीधा उनका लेना देना है, उस पर शोध कर रहे हैं, उस पर बैठकें कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन इनके बीच में तालमेल का क्या ज़रिया है इसके बारे में कोई स्पष्टता नहीं है। तो सब अपने अपने एक तरह से खोल में काम कर रहे हैं, सब काम हो रहे हैं, लेकिन समस्या जो है वो वहीं की वहीं खड़ी नज़र आती है। एक और नज़रिए से अगर हम इस मामले को देखें तो चाहे केंद्र की बात हो या राज्य की बात हो, बाकी विभागों के मुकाबले पर्यावरण संरक्षण के लिए जो बजट है वो सबसे कम रखा जाता है। अब ये ग्राफ देखकर आप समझ जाएंगे कि सबसे बॉटम वाली जो लाइन है वो पर्यावरण का बजट है। चूँकि पर्यावरण संकट अब गहरा गया है और हवा को फिर से शुद्ध करने के लिए जो कदम उठाए जाने चाहिए उसके ऊपर और ध्यान जाएगा, तो उसके लिए फंड्स की भी ज़रूरत होगी। और ये फंड सरकार से निजी निवेश के ज़रिए या जो रियायतें सरकारें देती हैं वहाँ से जो आना चाहिए उसके लिए पूरी रणनीति होनी चाहिए, रणनीतिक तौर पर उसे सोचा जाना चाहिए। देश की आने वाली जो पीढ़ी है उसकी फ़िक्र करने वाले जो भी नीति निर्माता हैं, डिसीजन मेकर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, सांसद हैं, एमपीज़ हैं हमारे, उनका भी एक बड़ा जिम्मा है कि जहाँ जहाँ उनकी दखल है, स्टैंडिंग कमेटी में उनका दखल हो, समन्वय बैठकों में वो जाते हैं, जनसंवाद करते हैं, चर्चाओं में भागीदारी करते हैं, मंच पर जाते हैं, जहाँ भी उनकी मौजूदगी है वहाँ पर वो एयर पोल्यूशन की बात को हाईलाइट करें, उसको अंडरलाइन करें, उसकी जो भयावहता है उसको लोगों तक पहुंचाएं कि क्यों हमें इस बारे में सोचने की, जागरूक होने की ज़रूरत है। और जब वो इस मुद्दे पर बात करने लगेंगे तो ये मुद्दे जो है देश की भी प्राथमिकता में आएंगे। समाधान पर जोर देना और नीतिगत फैसलों को धरातल पर उतारने की जो पुरजोर कोशिश है वो अगर इस पूरे तबके के माध्यम से, एमपीज़ के माध्यम से, नीति निर्धारकों के माध्यम से होती रहे तो अच्छा रहेगा। अब ये बात है कि एयर पोल्यूशन को जब हम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो उसके लिए जो भी हमें इंतज़ाम करने होंगे वो तकनीक है, वो काम है, वो महंगा भी हो सकता है। तो ये सोचना पड़ेगा कि किफ़ायती भी हो और कारगर भी हो। अभी तक जिस तरह से काम होता रहा है उसमें किसी प्रदूषण की कोई घटना हो गई तो फिर हल्ला गुल्ला होता है, मामला उठता है और प्रतिक्रिया हम देते हैं, उस तौर पर हम सक्रिय होते हैं। जबकि इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन सोचे बगैर हम इस आपदा से उबर नहीं सकते हैं। तो करना क्या चाहिए? तो सबसे पहले तो एयर पोल्यूशन को आम लोगों के बीच में एक बहस का मुद्दा बनाया जाना बहुत ज़रूरी है, ताकि नेता और नीति बनाने वाले जो लोग हैं वो भी इस पर ज़्यादा गौर कर पाएँ। जब पब्लिक डिस्कोर्स में आता है तो सबके कानों में सुनाई देता है। दूसरी बात है कि सेहत पर इसके असर को नापने के लिए अभी तक एक उस तरह का फॉर्मूला हमारे पास नहीं है कि मदर्स पे क्या इम्पैक्ट है, बच्चों पर अलग से क्या इम्पैक्ट है, बुज़ुर्गों पर क्या इम्पैक्ट है। इस तरह से कैटेगराइजेशन अभी तक नहीं है। तो बच्चों, किशोरों, वयस्कों, इनकी अलग अलग श्रेणियां बनाकर इसके इम्पैक्ट का असेसमेंट जो है वो करना ज़रूरी है। और तीसरा, जो हमारी सेहत पर सीधा और गहरा असर डालने वाले जो घरों में होने वाला जो प्रदूषण है ख़ास तौर से, उसके बचाव के लिए हमारे पास एलपीजी एक समाधान के रूप में मौजूद है। तो उसको हाईलाइट करना, उसको बार बार लोगों तक ये बात पहुंचाना कि ये कितना ज़रूरी है, इसका अडॉप्शन, इसको अपनाया जाना। अब इससे बहुत बड़ा खतरा टल सकता है। तो हाउस होल्ड पोल्यूशन का समाधान बहुत सीधा सादा सा है और ख़तरा टाला जा सकता है। लेकिन गाड़ियों से निकलने वाला जो धुआं है उसका प्रदूषण, बाहर का जो तापमान है वो बढ़ाने वाले जो फैक्टर्स हैं जिसमें सेहत और खेती और इकोसिस्टम सब पर बुरा असर पड़ रहा है, इन सब के समाधान भी जल्दी से जल्दी निकाले जाने चाहिए। और चौथी बात ये है कि जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है ये चुनिंदा शहरों तक इसको सीमित रखा गया है इस पूरे प्रोग्राम को। तो ये पूरा जो एयर पोल्यूशन अब ऐसे कोई दायरे में तो बंधा हुआ नहीं है कि इस शहर में है लेकिन बगल के शहर में नहीं है, क्योंकि एयर की कोई बाउंड्री नहीं होती है। तो वो इफेक्ट सब पर है। इसलिए इन दायरों को खोलना बहुत ज़रूरी है कि आप चुनिंदा शहरों तक नहीं, आपको सबको, सारे शहरों को, पूरे इलाकों को उस एम्बिट में लाना होगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम हो, बाकी की सॉल्यूशंस हो, इन सब पे जो हम बात कर रहे हैं उसके साथ ही ये बात ज़रूरी है कि जो
एजेंसीज ऐसे मुद्दों पर लगकर काम कर रही हैं, गहराई से काम कर रही हैं, उनको भी सुना जाना चाहिए, उनकी बात पर गौर करना चाहिए। कई बार मुद्दे इतने अहम और इतने अर्जेंट होते हैं, लेकिन उससे जुड़ी जो शब्दावली है, जो टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, वो हमारे समझ से कई बार परे होती हैं। तो चलते चलते 3 टर्म्स के बारे में हम समझ लें, क्योंकि एक नागरिक के तौर पर जब ये बातें हों, जब हमारे इर्द गिर्द इन मामलों पर कुछ डिस्कशंस हों, तो हमें ऐसा ना लगे कि जो बात हो रही है वो हमारे समझ की नहीं है। तो 3 टर्म्स मुझे लगा कि हम सबको जाननी चाहिए। एक है एयरशेड अप्रोच, दूसरी है ग्रीन वॉशिंग और तीसरी है ग्रीन टैक्सोनॉमी। तो एक एक को हम समझें कि एयरशेड अप्रोच क्या, तो वाटरशेड अप्रोच जो है वो तो बहुत कॉमन टर्मिनोलॉजी है, इसी तरह से एयरशेड अप्रोच है। और इसका मतलब यूँ समझें कि जैसे नदी के बेसिन्स होते हैं, इसी तरह हवा का भी एक पूरा फैलाव होता है, उसका एक दायरा होता है, और कई इलाकों में और राज्यों और उससे होकर वो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज़ को नहीं मानता है वो, और वो बहुत सारे इलाकों को कवर करता हुआ चलता है। इसीलिए एयर पोल्यूशन को वाटरशेड की तरह ही एयरशेड अप्रोच के साथ में देखा जाना चाहिए। और इसके लिए एक शहर, एक इलाका या एक राज्य की सीमाओं की बजाय हवा के या कहें हवा से हो रहे प्रदूषण वाले जो पूरे इलाके हैं, उसको सुधारने के लिए, उसे शुद्ध करने के लिए जितने भी हमारे पास संसाधन हैं, उन सबको एडमिनिस्ट्रेटिव बंदिशें तोड़कर उनका इफ़ेक्टिवली इस्तेमाल करना होगा, ताकि वो समय रहते और बिना किसी अड़चन के समाधान निकालने में मददगार हो पाए। दूसरा टर्म है ग्रीन वॉशिंग। अब ग्रीन वॉशिंग का मतलब है जो ग्रीन ग्रोथ या टिकाऊ विकास जिसे हम कहते हैं, उसमें कंट्रीब्यूट करने वाले वो काम जो कंपनियां जो हैं अक्सर बढ़ा चढ़ा कर दिखाती हैं और उसका बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार करती हैं। उसके उलट क्या होता है कि जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले उनके काम हैं, वो उस मूल काम को ढकने के लिए इस तरह से प्रचार प्रसार करती हैं कि हम पर्यावरण के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तो इसे हम कहते हैं ग्रीन वॉशिंग, यानी छिपाया जाना। और इससे बचाव के जो रास्ते हैं कि हम कैसे इन झूठ से एक तरह से बचें कि कंपनियां कहती हैं कि हमने इतना इतना किया, इतना पेड़ लगाए, लेकिन दूसरी तरफ उनका जो मूल काम है वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा होता है। तो इसका भी तोड़ जो है वो कहा जाता है ग्रीन टैक्सोनॉमी। ग्रीन टैक्सोनॉमी क्या है? ग्रीन टैक्सोनॉमी का इस्तेमाल जो है वो 2024-25 के बजट जो है उसमें भी आम बजट में इस्तेमाल हुआ। और इसका अर्थ है कि हमारे आसपास जो पर्यावरण को लेकर जो भाषा है, ग्रीन ग्रोथ के हर पक्ष को ठीक से परिभाषित करें, उसमें कन्फ्यूजन की गुंजाइश, उसमें कोई संशय की गुंजाइश हम ना छोड़ें, ताकि कंपनियां जो हैं वो ग्रीन वॉशिंग के बहाने पर्यावरण सहेजने का जो क्लेम करती हैं वो ना कर पाएँ, और जो असल काम है उससे परहेज़ ना करें, भ्रमित ना करें, दिखावा ना करें। तो इस वजह से ग्रीन टर्मिनोलॉजी की हमें ज़रूरत होगी। ग्रीन ग्रोथ और ग्रीन बजट को अपनाते हुए हम एयर पोल्यूशन की आपदा से जितना जल्दी उबर पाएंगे, बढ़ते भारत की ताकत में उतना ही इजाफा, उतनी ही बढ़ोतरी, उतनी ही बेहतरी कर पाएंगे।